एवरीवन, शालिनी लॉजिक्स में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने पेडागोजी के ऊपर बनाया है। पेडागोजी आपकी किसी भी सब्जेक्ट की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसमें ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। पार्ट मिस मत करिएगा कोई भी, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका कॉन्टिन्यूस होता है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट आपका वॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। ये बात मैंने एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने बताई थी। आपका जन्म से लेके मृत्यु तक आपका डेवलपमेंट चलता है, कॉन्टिन्यूस चलता है। डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस कभी नहीं चलता है। डिसकॉन्टिन्यूस की जो बात करी थी वो सिर्फ एक व्यक्ति थे और वो थे आपके पियाजे। बाकी सब लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है। इंसान जब पैदा हो जाता है और जब तक मरता नहीं तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो पेडागोजी के जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस चलेगा। दूसरा चीज, डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट और ग्रोथ आपके इक्वल नहीं होते। डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग होता है कॉन्सेप्ट उनका, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो ग्रोथ होती है वो एक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, छोटा सा। डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, वास्ट होता है, उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है ग्रोथ। ग्रोथ आपकी फिजिकल होती है, डेवलपमेंट आपका ओवरऑल जितना भी आपका बॉडी में हो रहा है, फिर चाहे वो फिजिकल हो रहा हो, मेंटल हो रहा हो, सोशल हो रहा हो, इमोशनल हो रहा हो, जितने भी तरीके के डेवलपमेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके चले जाएंगे डेवलपमेंट में। और ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट जाएगा। जैसे कि आपके बच्चे की हाइट बढ़ रही है, जो आप मेजर कर पाओ, जो आप देख पाओ, वो आपका ग्रोथ है। और जो आप देख भी पाओ और साथ ही साथ महसूस भी कर पाओ, वो सब कुछ आपका डेवलपमेंट में चला जाएगा। इसका मैंने एक वीडियो 10 मिनट का डाला है, आप उसको देख लीजिएगा, आपकी समझ और डेवलप हो जाएगी। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं? हर बच्चे का जो पेस होता है, सीखने की जो दर होती है, हर बच्चे के सीखने की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो कोई बच्चा देर से सीखता है। किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, वो बच्चा देर से समझता है। तो बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक बच्चे में होते हैं, बच्चा अलग अलग दर से सीखता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सीखने की दर होती है वो अलग अलग होती है बच्चे में। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जब भी डेवलपमेंट होता है तो उसमें हेरिडिटी मतलब आपके इन्वायरमेंट का तो बहुत बड़ा रोल रहता ही है। आप जिस वातावरण में रहते हो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेते हो। साथ ही साथ हेरिडिटी का मतलब होता है आपको जो अपने पापा मम्मी से जो भी आपके गुण मिले हैं उनका, और साथ ही साथ जब वो गुण आपके इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट तब होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, ये मिल के क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लर्निंग वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है? लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है लर्निंग। जैसे कि डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है ग्रोथ, वैसे ही डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है लर्निंग। लर्निंग जब तक बच्चा करेगा नहीं तब तक उसका डेवलपमेंट होगा नहीं। तो जब बच्चा पढ़ेगा सीखेगा तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं लेकिन पार्ट उसी का है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेडीनेस टू लर्न क्या होता है। जब आप बच्चे को रेडी कर लो, बिल्कुल वो बच्चा मेंटली और फिजिकली रेडी हो कि हाँ अब मुझे पढ़ाई करनी है, तब आप बच्चों को पढ़ाओगे। मैंने जब वाइगोत्स्की की थ्योरी डाली थी तब मैंने आपको उसमें बताया था कि जो आपका रेडीनेस टू लर्न ये आपका एक लॉ था, ये किसने दिया था? ये आपके थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। वो थ्योरी आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी पेपर के लिए, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कैसे? आपका बच्चा जब अंदर से महसूस करेगा, जब उसको अंदर से लगेगा कि नहीं अब मुझे पढ़ाई करनी है, तब वो बच्चे को आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको डांटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो बच्चा अपने आप खुद से पढ़ाई कर लेगा। लेकिन जब आप उसको लालच दोगे, आप उसको बार बार कहोगे कुछ ना कुछ, तो वो थोड़ी देर पढ़ेगा फिर नहीं पढ़ेगा। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है सबसे अच्छी होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी होती है जिसमें आप बच्चे को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने का, लालच देने का, आप उसको कहते हो कि अभी आप ये बेटा सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर मैं कल आपको चॉकलेट दूंगी। तो वो एक्सट्रिंसिक आपकी मोटिवेशन हो जाएगी, जो आप बाहर से बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो लालच देके। इंटरेस्टिंग मोटिवेशन बच्चे के अंदर से आती, सबसे लंबे टाइम तक यही रहती है। तो मोटिवेशन में ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा हो जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये सारे जो मैं आपसे पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स में आपकी पूरी की पूरी पेडागोजी समाहित है, आप समझ लीजिए। मैंने वहाँ से छोटे छोटे पॉइंट निकाले हैं, इसी से आपके पेपर अगर बनेंगे तो आपकी समझ इसी से डेवलप हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा।
प्ले वे मेथड, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे को हमें एक्टिविटी करानी है, बच्चे को हमें इंगेज रखना है, ग्रुप में बच्चे से काम कराना है, बच्चे को खेल खेल के तरीके से हमें समझा देना है, बच्चा सेंटर में रहेगा, सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द होगा, बच्चा सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो हमें बच्चे को खेल खेल के थ्रू, एक्टिविटी करा के, इन सब के थ्रू बच्चे को पढ़ाना है। कभी भी बच्चे को रूल से एग्जाम्पल, हमें बच्चे को कभी भी रूल से एग्जाम्पल की तरफ नहीं ले जाना है, बल्कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाना है छोटे बच्चों में, ठीक है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल दोगे, तब उसके बाद धीमे धीमे बच्चे को रूल समझाओगे, डायरेक्ट नहीं समझाना है। तो ये सब बातें आप नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। इंटेलिजेंस में क्या रोल है पेडागोजी में? आईक्यू स्तर जो होता है वो सबका एक जैसा नहीं रहता, इन्वायरमेंट से ये चीज़ इम्प्रूव हो जाती है इंटेलिजेंस। जैसे कि जो बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, अगर उसको अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो उस बच्चे का आईक्यू लेवल अपने आप बढ़ेगा। अगर बच्चे, समझ लीजिए कि अगर बच्चे की कंपनी अच्छी है तो बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है, अगर उसकी कंपनी अच्छी है तो समझ लीजिए बहुत बातें सीखेगा, और कंपनी खराब है तो वो बहुत बातें नहीं सीखेगा। तो यही चीज़ है, इन्वायरमेंट से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। दूसरा है क्रिएटिविटी, हमें बच्चे की क्रिएटिविटी को हमें क्या करना है, इनकरेज करना है, हमें उसको डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज करना है। बच्चे को फ्रीडम देनी, बच्चा आप जो करना चाहते हो करो। जब बच्चा खुद से करेगा नहीं तो वो सीखे कैसे, उसकी क्रिएटिविटी कैसे बाहर आएगी? तो पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, ये सब किस पे फोकस करते हैं, बच्चे की क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग की जो पेडागोजी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट आपके पेपर में बन सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, बच्चे को एक ऐसी नॉलेज देनी है कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करे। हम बच्चे को जब पढ़ाएंगे, जब भी आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो सीटेट में क्वेश्चन फैक्ट बेस कभी नहीं पूछेगा, बताइए ये चीज़ कब आई, ये किसने इन्वेंट करा, इसके खोजकर्ता कौन है, कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। सीटेट में कैसे क्वेश्चन होते हैं, आपने थ्योरी को अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है, आखिर पियाजे अपनी थ्योरी में क्या समझाना चाहते थे, वो इस तरीके के क्वेश्चन समझ बनाएगा। तो कंस्ट्रक्टिविटी का मतलब होता है कि बच्चा अपना निर्माण खुद करेगा ज्ञान का। वो धीमे धीमे एरर करेगा, गलतियां करेगा, फिर सीखेगा, अरे नहीं ये तो ऐसे होता है, फिर एरर करेगा, फिर सीखेगा। तो इससे बच्चा अपने नॉलेज का खुद निर्माण करता है। तो इस पे हमें फोकस करना है पेडागोजी के क्वेश्चन करते समय। लर्नर सेंटर टीचिंग देनी है, टीचर सिर्फ और सिर्फ गाइड करेगा, फैसिलिटेटर की तरीके होगा। मैंने एक वीडियो और डाली है सीटेट टिप्स करके, उसको जरूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा एक्टिव लर्नर होगा, सबसे ज़्यादा बच्चे से ही काम कराया जाएगा, टीचर सिर्फ और सिर्फ एक गाइड करने के लिए बना होगा, ठीक है। दूसरा, आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, ये मैं समझा चुकी हूँ। बच्चे को ही सब करवाइए, बच्चे को पार्क ले जाइए, जब पार्क में बच्चा सीखेगा, बच्चे को घुमाने ले जाइए, आसपास की चीज़ें दिखाइए, जब बच्चा उससे देख के ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। इंक्लूसिव, आपको अपने बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, CWSN को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना है। CWSN अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले समझिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इंक्लूसिव का मतलब है सबको एक साथ पढ़ाना। बच्चे को अगर कोई डिसेबिलिटीज़ है, पढ़ने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, उसको कुछ बच्चे होते नहीं है, कुछ बच्चे अलग से एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कौसारी हिलाते रह जाएं, वो बच्चे, और किसी बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, IQ लेवल कम है, ये सारे बच्चों को आपको एक साथ पढ़ाना है। आपको बच्चे को अलग नहीं करना। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक अच्छे बच्चे की क्लास और एक जो कम पढ़ने वाले बच्चों की क्लास को अलग कर दिया जाता था। यहाँ पे जो बच्चे बैठा लिए जाते थे वो बच्चे बहुत अच्छे होते थे पढ़ाई में, और यहाँ पे कहते थे कि ये बच्चे कमज़ोर हैं, इनको टीचर पे ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ये सारे बच्चों को आपको एक साथ पढ़ाना है। यही चीज़ पॉजिटिव मानी जाती है पेडागोजी में। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, आप जब भी असेसमेंट कर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आप CCE करें, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE ही करना है आप बच्चे का जब भी इवैल्यूएशन करें। मतलब कि CCE का मतलब है पूरे साल भर कंटिन्यूअस, आपको पूरे साल भर बच्चे के ऊपर निगरानी रखनी है। तब जाके आपको ध्यान देना है कि पहले बच्चा कितना कमज़ोर था और अब लास्ट तक जब ख़त्म हुआ पूरा सिलेबस तब बच्चा कितना तेज हो गया, आपको इस पे ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं कि बस आपने लास्ट में 1-2 महीने ध्यान दिया कि अरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ऐसे नहीं, पूरे साल भर आपके ऊपर बच्चे को निगरानी रखनी है कि कहीं कहीं बच्चा कम क्यों मार्क्स लेके आ रहा है, ऐसी क्या बात हो गई। तो CCE करना है आपको। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के 2 पार्ट होते हैं।
फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो उसके दौरान में क्या कर रहे हो, आप असेसमेंट कर रहे हो। सपोज करिए आपने बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझाया, आपने साइंस का कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, समझ लो साइंस में आप एसिड एंड बेस बच्चे को पढ़ा रहे हो। एसिड एंड बेस पढ़ाते टाइम बच्चे से कोई गलती हो गई, तो आपको बच्चे को उसी टाइम ध्यान देना है कि बच्चे ने क्या गलती करी और बच्चा ऐसी गलती क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो समझ रहा हो वो कुछ उल्टा समझ रहा हो। तो उसी दौरान अगर आप बच्चे को उसकी चीज़ को सही करके बता दोगे तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब आप बच्चा जैसे कि रिजल्ट आप बना के देते हो, एकदम लास्ट में आपके बना के दे रहे हो कि लो इनके इतने नंबर आए हैं, तो ये समेटिव असेसमेंट है। रिजल्ट देना एकदम लास्ट में आप बता रहे हो, सब कुछ आप पढ़ाई के दौरान नहीं बता रहे हो, एकदम लास्ट में बता रहे हो, तो वो समेटिव है। और पढ़ाई के दौरान आप अगर कोई चीज़ सही कर रहे हो तो आपका फॉर्मेटिव हो जाएगा। फॉर्मेटिव पे ध्यान रखिएगा, डायग्नोसिस आता है, डायग्नोस करना, और रेमेडी ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। डायग्नोस क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर डायग्नोस नहीं करते, कमी का पता लगाते हैं, फिर रेमेडी देते हैं, रेमेडी मतलब दवा देंगे। तो ऐसी टीचर करेगी, बच्चा गलती क्यों कर रहा है तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। डायग्नोस करेगी, उसका कमी का पता करेगी, फिर उसको रेमेडी दे देगी उसकी कमी की। जैसे उसको कई टीचर की कोई गलती होगी तो टीचर अपनी पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर लेगी। बच्चा अगर पढ़ने में सही गलत पढ़ रहा है तो उसको सही कर लेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टीचिंग एड्स क्या होते हैं। आप जब भी ये सारे जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, एक एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, जब आप पेपर देखेंगे ना आपको ये वीडियो याद आएगा। टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं, टीचिंग एड में जैसे कि ऑडियो विजुअल एड आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बना देते हैं। जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आजकल की टीचिंग में आप ध्यान रखिएगा कि कोई ऑडियो डाल दीजिए, कोई विजुअल मतलब उसको पीपीटी दिखा दीजिए, मतलब आईसीटी का यूज़ करना है आपको पढ़ाते टाइम। आजकल के स्कूलों में हो भी रहा है। आप कोई ऑडियो सुना दीजिए, आप जैसे न्यूज़ के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ दिखा दीजिए, कोई कटिंग दिखा दीजिए, ठीक है, या कोई आप पीपीटी लगा के दिखा दीजिए, तो बच्चा उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। आईसीटी का यूज़ करना है, यही तो मैंने बताया। आपको अपनी क्लास को स्मार्ट बनाना है, बोरिंग क्लास नहीं बनाना। इससे बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और अगर बच्चे कोई चीज़ देख लेते हैं ना, फिर वो कॉन्सेप्ट वो कभी नहीं भूलेंगे। तो आईसीटी का यूज़ करके आपको बच्चों को पढ़ाते रहना है। आपको रिफोर्समेंट कैसा देना है, पॉजिटिव देना है। बच्चे को हमेशा प्रेज़ करना है, इनकरेज करना है, उसको पनिशमेंट नहीं देनी कभी भी। बच्चा अगर गलती कर भी रहा है तब भी आपको उसको डाँटना नहीं है, क्योंकि अगर वो गलती करेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे। तो एरर जो होती है वो लर्निंग का एक पार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। सीखने का एक पार्ट है एरर। अगर हम और आप अगर गलती नहीं करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे, ठीक है। आपको हमेशा रिफोर्समेंट पॉजिटिव देना है, उसको हमेशा आप आगे की तरफ बढ़ाना है बच्चे को। लैंग्वेज में कौन-कौन सी आपकी पेडागॉजी बन सकती है, देखिए। लैंग्वेज में जब भी आप बच्चे को पढ़ाएँगे तो आप एलएसआरडब्ल्यू का यूज़ करेंगे। एलएसआरडब्ल्यू क्या होता है, आपका हो जाएगा बच्चा लिसनिंग करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, आर से रीडिंग करेगा, फिर डब्ल्यू से राइटिंग करेगा और एस से स्पीकिंग करेगा। तो आप एलएसआरडब्ल्यू में ही आप बच्चे को सबसे पहले बच्चा सुनेगा, लर्निंग आपको बच्चा लिसनिंग करेगा, सुनेगा सबसे पहले। सुनने के बाद वो जो उसने सुना है वो उसको बोलेगा, बोलने के बाद जो उसने बोला है फिर उसको वो पढ़ना सीखेगा, और पढ़ने के बाद जो उसने पढ़ा है वो उसको लिखना सीखेगा। तो लेकिन आपकी पेडागॉजी में कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी क्रम में बच्चे को सिखाएं। कोई बच्चा क्या होता है, जो उसने सुना होता है वो उसको डायरेक्ट कॉल लिख भी सकता है। तो आपको लेकिन लैंग्वेज में पढ़ाना आपको इसी तरीके है बच्चे को। पहले आप बच्चे को कोई चीज़ क्या करोगे, बच्चा कोई सुनेगा, सुनने के बाद आपका बोलेगा, बोलने के बाद उसको पढ़ना सीखेगा, फिर आपको उसको लिखना सीखेगा, ठीक है। जब भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि मदर टंग का आपको यूज़ करना है। आप कभी भी जैसे कि इंग्लिश की पेडागॉजी में और हिंदी की पेडागॉजी में खास करके इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, और आपके इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैंने लैंग्वेज पेडागॉजी बताई है ना ये, तो लैंग्वेज पेडागॉजी में जैसे आपने क्या लिया है, आपने जैसे कि हिंदी ली होगी, किसी ने इंग्लिश ली होगी, तो उस पे आपके ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे कि आप बच्चे को किस क्रम में पढ़ाओगे, तो आप बच्चे को इसी क्रम में पढ़ाओगे। मदर टंग का आपको यूज़ करना है, चाहे आप बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़े। क्लास 8th तक आप मदर टंग में बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट से निकला है। उसके इन्वायरमेंट में सभी लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे होते हैं, खास करके इंडिया में।
तो बच्चा आस-पास हिंदी ही सुन के आया है और हिंदी ही बोलता है। तो जब तक आप बच्चे को हिंदी में कोई चीज़ नहीं समझाओगे, या फिर हो सकता है मदर टंग में मैं मदर टंग बोल रही हूँ तो सिर्फ़ हिंदी ही नहीं हो सकती है। कोई बच्चा पंजाब में रहता होगा तो उसकी मदर टंग पंजाबी होगी। तो मदर टंग का मतलब है बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो जिस भाषा को जानता है, आप उसी भाषा में उसको पढ़ाओगे तो वो जल्दी समझेगा। और टीचर के लिए क्या हो जाता है, आप जैसे केवी में लग गए समझिए, तो केवी में तो आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप बच्चे को नहीं कहोगे कि बच्चे की गलती है, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप वो लैंग्वेज सीखिए। टीचर आप हैं, आप लैंग्वेज सीखिए, आप तब बच्चे को पढ़ाइए, ठीक है? एरर जो है वो नेचुरल है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एरर बच्चा करेगा नहीं तो बच्चा सीखेगा कैसे? आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? आप लैंग्वेज यूज़ पर फ़ोकस करोगे, ग्रामर के रटने पर नहीं। आप बच्चे को रटवाओगे नहीं कोई चीज़, आप बच्चों को ग्रामर के रूल रटवाने पे फ़ोकस नहीं करोगे, बल्कि बच्चे को लैंग्वेज सिखाने पे फ़ोकस करोगे। ये सब लैंग्वेज पेडागॉजी में आएगी, चाहे आपने हिंदी लिया हो, चाहे आपने संस्कृत लिया हो, चाहे आपने इंग्लिश लिया हो, सब में आएगी ये। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज पढ़ने हैं, वो कैसे पढ़ने हैं? पैसेज की मीनिंग आपको समझनी है। पैसेज में आपको स्पीड नहीं बढ़ानी, लड़-लड़ करके आपने सब पढ़ डाला। अरे भैया पैसेज क्या बोल रहा है वो मीनिंग भी तो समझ में आनी चाहिए। देखिए, पैसेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं? कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठ के आ जाएँगे कि बताइए ये चीज़ किसने कही? तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन पे नज़र बना लीजिएगा अपनी, कि उसमें से जब आप नज़र बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सेंस लगा लेंगे कि ये बात कहीं न कहीं पूछी गई। तब आप पैसेज पे आइएगा, तब आप पैसेज को पढ़िएगा। तुरंत वो चीज़ क्लिक कर जाएगी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे आपका टाइम बचेगा। दूसरी चीज़, पैसेज में, हिंदी के पैसेज में क्या होता है, आपसे थोड़ी बहुत व्याकरण पूछी जाती है। बस 1 या 2 क्वेश्चन पैसेज में ऐसे होंगे जो व्याकरण पे आते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा आपका पैसेज से ही आएगा। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत करिए सीटेट के एग्ज़ाम में, मुश्किल से आपको उतनी ग्रामर आप हिंदी में कर लोगे। मुश्किल को पूछ लें कि बताइए इसमें कौन-सा मतलब कि सर्वनाम है, संज्ञा है, ये थोड़ी बहुत बेसिक पूछी जाती है। इंग्लिश में भी आपका हो सकता है एंटोनियम, सिनोनियम्स पूछ लें, या एग्ज़ैक्ट मीनिंग इसका बताइए क्या हो सकता है। तो आप चाहो तो वो 1 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, 1 क्वेश्चन से ज़्यादा ग्रामर पे नहीं आएगा, ठीक है? अब उसके बाद आता है आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, मोस्टली सीटेट के एग्ज़ाम में आपको क्या-क्या पढ़ना रहेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक टॉपिक मैंने चैनल पे डाल दिया है, देख लीजिएगा। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, लेटर चाइल्ड एजुकेशन और एडोलसेंस, ये कौन सी एजुकेशन होती है ये आप देख लीजिएगा। टीचिंग मेथड, जैसे कि आपका डिस्कवरी मेथड हो गया, आपका डिस्कशन मेथड हो गया, ग्रुप मेथड हो गया, ये सारे मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ये सारे मेथड देख लीजिएगा। पियाजे वाइगोस्की की थ्योरी मैंने चैनल पर डाल दीजिए, देख लीजिएगा। कोलर की थ्योरी, और ये सारे पॉइंट मैं अभी थोड़े बहुत आपसे डिस्कस करूँगी, जिससे आपकी समझ बन जाए कि ये आखिर है क्या, ठीक है? थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, इनकी लर्निंग थ्योरीज आती हैं पेपर में। मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनके हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, इनके 8 टाइप्स हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, ये ज़रूर में पेपर में पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी की थ्योरी आ सकती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया इतना सब कुछ, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड ही सारे पॉइंट हैं, पेडागॉजी के सारे पॉइंट मैंने उसमें कवर कर दिए हैं। और दूसरी चीज़, डिसेबिलिटीज़ या डिसीज़, बीमारियाँ आ सकती हैं, जैसे कि कोई बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, तो वो सारी डिसीज़ आ जाएँगी। ये सारे मैं अभी आपसे थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करूँगी सबके बारे में, अंत तक बने रहिए। मैं बार-बार कह रही हूँ, पूरा वीडियो देखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हो सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैंने ऊपर ही समझा दिया है। ग्रोथ क्या होती है, सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल चेंज, हाइट और वेट में चेंज हो रहा है, आप जिसको मेज़र कर पाओ वो ग्रोथ होती है। ये एक क्वांटिटेटिव होती है, ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट क्या होता है, सारा तरीके का पूरा डेवलपमेंट, ये एक क्वालिटेटिव होता है, ठीक है? ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, डेवलपमेंट पूरी ज़िंदगी चलता है। आपकी जो स्टेजेस है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, आपका लेटर चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज, ध्यान रखिएगा इसमें ईयर ज़रूर पूछा जाता है। ईयर पूछा जाएगा, प्लस ये पूछा जा सकता है कि कौन सी एज में बच्चा क्या करता है। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक चलती है। इसमें बच्चे का जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है बहुत तेज़ी से होता है। एक छोटा बच्चा जो 6 साल का होता है वो बहुत जल्दी भाषा को सीखता है। जो वो सुनता है तुरंत उसको पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है।
ठीक है। तो इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बच्चे के खेलने की उम्र होती है। लिटिल चाइल्डहुड क्या होता है, 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे का लिटिल चाइल्डहुड चलता है। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बच्चे की सोशल स्किल डेवलप होती है। बच्चा क्या होगा, आपस में खेल कूद करेगा बाहर जाके, बच्चा दोस्त दोस्त सी बनाना सीखेगा। लॉजिकल थिंकिंग मतलब थोड़ा सा वो अपने दिमाग का यूज़ करने लगेगा। एडोलसेंस एज कौन सी होती है, एडोलसेंस एज जो आपकी चलती है वो आपसे 12 से 18 साल के बच्चों की एडोलसेंस एज में गिनती करी जाती है। इसमें बच्चे को इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है, मतलब वो बच्चा जो होता है अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत तरीके का चेंज हो रहा होता है। उसकी हाइट बढ़ रही होती है, बॉडी के अंदर बहुत तरीके के चेंज इस टाइम पे होने लगते हैं। तो बच्चा जो होता है अपनी भावनाओं में बैलेंस नहीं बना पाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है इस टाइम पे उसको, उसको भय की स्थिति बनी रहेगी। तनाव और संघर्ष की स्थिति भी एडोलसेंस की एज को कहा गया है, तनाव व संघर्ष, क्योंकि बच्चा तनाव में रहता है और अपने आप से ही संघर्ष करता रहता है। फिजिकल चेंज होगा, हार्मोनल चेंज होंगे बच्चे की बॉडी में, ठीक है। तो ये आपका एडोलसेंस एज में होता है। टीचिंग मेथड कौन कौन से होंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करेगा, आता जरूर है पेपर में, एग्जाम्पल बना के दे देगा, पूछेगा बताइए कौन सा मेथड है। लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डेमोस्ट्रेशन मेथड हो गया। डेमोस्ट्रेशन मतलब आप बच्चे को कोई चीज़ दिखा दोगे, उसके थ्रू आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, वो मोस्ट पॉजिटिव वर्ड। लेक्चर मेथड में आपने बच्चे को लेक्चर दे दिया और फिर आप चले गए, चॉक एंड टॉक मेथड, लेक्चर मेथड ये ओल्ड मेथड है। डिस्कशन मेथड में आप बच्चे के ग्रुप बना दो, कहो बच्चों इस टॉपिक पे डिस्कस करो, सबसे अच्छा मेथड। प्रोजेक्ट दे दो किसी बच्चे को, कहो कि इस प्रोजेक्ट पे काम करो, तो बच्चा इसमें डिस्कवरी करेगा, नई चीज़ें खोजेगा कि अरे ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड भी अच्छा हो जाएगा, डेमोस्ट्रेशन मेथड भी अच्छा है, ये सारे मेथड अच्छे हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड मेथड हो जाएगा। लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, मैंने आपसे कहा था पेपर में पूछी जाएंगी। पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी मैंने चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी थी, इन्होंने कहा था कि बच्चा जो लर्निंग करेगा, और इन्होंने प्रोसेस बताए थे। इन्होंने ही कहा था कि जो आपका लर्निंग होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है, वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। ध्यान से देखिएगा उसको जाके वीडियो को, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। वाइगोस्की की थ्योरी भी मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करी, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। कोहलर की थ्योरी क्या थी, कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी थी। इन्होंने एक बंदर पे कहा था, बंदर का नाम चिंपैंजी था, बट इनकी जो थ्योरी होती थी वो इन्होंने कहा था कि बच्चा जब दुविधा में होता है तब वो क्या निर्णय लेगा, सही और गलत में अगर वो निर्णय ले पा रहा है, तो इस तरीके की इनकी एक थ्योरी थी, कोहलर की थ्योरी, जिसपे आपका आता जरूर है क्वेश्चन पेपर में। लर्निंग थ्योरी, और लर्निंग थ्योरी आपकी कौन सी होती है ये देख लीजिए। थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी। थॉर्नडाइक की ट्राई एंड एरर थ्योरी थी, इन्होंने लॉ इफेक्ट दिया था, जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस, जैसे मैंने अभी बताया था, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। पावलोव और थॉर्नडाइक ने, ध्यान दीजिएगा कि पावलोव ने आपके कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था कि बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करी थी। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करी थी। पूछा जाता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात कौन करता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी, ये पढ़ लीजिएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आते नहीं हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो मैंने ऊपर कहा था, हॉवर्ड गार्नर के 8 टाइप्स होते हैं, वो देख लीजिए कितने टाइप्स होते हैं, इनको भी मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगी अभी आपसे। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक और इंटरपर्सनल, और एक होता है इंट्रापर्सनल, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप समझ लीजिएगा। इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल, और एक होता है नेचुरलिस्टिक। इनको अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। पर्सनैलिटी की थ्योरी क्या होती है देख लीजिएगा। एक सिगमंड फ्रायड ने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, इसमें इन्होंने बताया था आपका एक मन चेतन होता है और एक आपका मन अवचेतन होता है। कॉन्शियस मन होता है और एक सब कॉन्शियस मन होता है। जो कॉन्शियस मन होता है वो बहुत एक्टिव रहता है, और सब कॉन्शियस मन जो होता है वो थोड़ा सा कम एक्टिव रहता है। तो ये सिगमंड फ्रायड की स्टोरी, इसमें यही बस पूछा जाता है, इसके अलावा ये वाले जो है ये आपका नहीं पूछे जाते, सिर्फ सिगमंड फ्रायड का ही इसमें पूछा जाता है पर्सनैलिटी ऑफ थ्योरी में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपको बता चुकी हूँ, बच्चे को फोकस करना है, टीचर सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरीके वर्क करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करानी है, आपको क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। डांटना पीटना ये सब बहुत ही गलत वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ये सब तो आपको करना ही नहीं। बच्चे को इनकरेज करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको वो थोड़ी करना है हमको।
हॉवर्ड गार्डनर की जो आपकी 8 टाइप्स थे उनको समझ लेते हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें जो भी व्यक्ति होता है उसकी भाषा पे अच्छी पकड़ होती है, वो भाषा का ज्ञाता माना जाता है। जैसे कोई राइटर हो गया, कोई पोएट हो गया, टीचर हो गया, जिसकी अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड हो, तो ये सब आपके लिंग्विस्टिक में चले जाते हैं। पेपर में एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा बताइए ये क्या है, लिंग्विस्टिक है, स्पेशियल है, क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा क्या इसमें भाषा की ज्ञाता की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, तो उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसमें जिसको मैथ की अच्छी समझ है, जिसको नंबरों की अच्छी समझ है, जो दिमाग अच्छा लगा लेता है, जिसमें रीजनिंग में जो तेज है, मतलब कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई मैथमेटिशियन हो गया, ये सब किस में चले जाएंगे, लॉजिकल में चले जाए। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसको मतलब कि मैप का अच्छा नॉलेज, दिशाओं का अच्छा ज्ञान है जिसको, तो वो आपके किस में चले, जैसे कि आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं, डिजाइनर हो गए, इन सबको क्या होता है, दिशाओं का अच्छा ज्ञान होता है। म्यूजिकल, जिसकी म्यूजिक पे अच्छी पकड़ है, जो गाना अच्छा गा लेता हो, सिंगर हो गया, म्यूजिशियन हो गया। बॉडी काइनेस्टिक क्या होता है, जिसको जैसे कि एथलीट हो गए, जो बहुत अच्छा मतलब कि बॉडी जिसकी बहुत अच्छी हो, जो योगा करता हो, जो जैसे कि बॉडी काइनेस्टिक, जो बॉडी मूवमेंट, फिजिकल कंट्रोल, जिसका बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है, जैसे कि एथलीट हो गए, आपके डांसर हो गए, ये सब हो गए। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो मैंने अभी बताया उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि सीटेट के एग्जाम में हर बार ये इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल से। इंटरपर्सनल क्या होता है कि जब कोई इंसान दूसरों की फीलिंग को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, तो वो इंटरपर्सनल होता है। और इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने खुद की विचारों को ही समझता है, दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाता है, तो वो इंट्रापर्सनल में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों से क्वेश्चन हर बार बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेचुरलिस्टिक क्या होता है, जिसको इन्वायरमेंट से बहुत प्यार होता है, जैसे कि आपके फार्मर हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, ये सब जिनको आपके नेचर से, जानवरों से, पेड़ों से बहुत प्यार होता है, तो वो आपके इसमें चले जाएंगे, ठीक है। अब इसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर हम आपको ये पढ़ा क्यों रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, हम हर तरीके के बच्चे को बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में जा रहा है। किसी बच्चे, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं ना, इससे टीचिंग मेथड क्या होने चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं आपके, जैसे कि जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है हम उसी तरीके से उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आप इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि CWSN के साथ सारे बच्चों को मिल के पढ़ाना है, तो आप समझिए CWSN क्या होता है, इसीलिए मैं कह रही थी कि एक भी पार्ट मिस मत करिए। CWSN वो होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ऐसा बच्चा जिसको कुछ स्पेशल ज़रूरतें होती हैं, उनको कहते हैं CWSN। जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बच्चे वीक होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, उन बच्चों को हम लोग CWSN में रखते हैं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि इस तरीके के बच्चों को, और जो बच्चे तेज है, जिनका IQ लेवल तेज है, उन बच्चों को हमें सबको एक साथ मिल के पढ़ाना है। और ये पेडागोजी में पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, हमें बच्चे को कभी भी अलग करना ही नहीं है, उसको ये फील ही नहीं कराना है कि उसके अंदर कोई कमी है, तो इन सब को हमें क्या करना है, आपस में मिल के पढ़ाना है। इसमें सीटेट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। डिसलेक्सिया की बीमारी क्या होती है, किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, ये जैसे तारे ज़मीं पे आपने मूवी देखी होगी, बच्चे को उल्टे उड़ते हुए सारे वर्ड दिखाई देते थे, मतलब बच्चे को क्या था, पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मैं सामने आपके कोई वर्ड लिख दूं और आपको वो पढ़ने में दिक्कत हो, इट मीन्स आपको डिसलेक्सिया की बीमारी है। डिसग्राफिया, ध्यान रखिएगा, ग्राफिया लगा है, ग्राफ लगा है, मतलब बच्चे को लिखने में दिक्कत है, वो कोई चीज़ को लिख नहीं पा रहा है। डिसकैलकुलिया मतलब बच्चे की गणित कमजोर है, वो गणित में कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, मैथ में कुछ भी। ADHD क्या होता है, इसमें बच्चे का ध्यान कम लगना, जैसे कि शाहरुख खान की आपने एक मूवी देखी होगी, मिस्टर खान करके है, इसमें शाहरुख खान क्या होते हैं, कभी भी एक जगह पर अपना दिमाग लगा ही नहीं पाते, उनका जो हेड है वो हमेशा मूवमेंट करता ही रहता है, तो वो उनको कौन सी बीमारी थी, ADHD की बीमारी थी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, बच्चा जो है उछल कूद करते रहेगा, जैसे 1 से 2 साल का बच्चा नॉर्मली क्या होता है, उछल कूद करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर वही 8 से 9 साल का बच्चा करे तो ये एक बीमारी मानी जाती है। तो ऑटिज्म में बच्चा क्या करता है, उछल कूद करता ही रहता है।
अननेसेसरी करता रहेगा। हियरिंग, किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, विजुअल मतलब किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है, कोई बच्चा लोकोमोटर, किसी बच्चे का विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ है हड्डियों का। तो ये सारे आपके जो होते हैं डिसेबिलिटीज़ होती है, पेपर में पूछी जाती है। एक एग्जाम्पल आपको लिख के दे देंगे और पूछेंगे बताइए बच्चे में कौन-सी कमी है? तो आपको ये सब आना चाहिए। पेपर में सीटेट के एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप इस वीडियो को बार-बार याद करेंगे कि मैम ने पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है? CWSN हमने आपको बताया कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, बच्चों के साथ में पढ़ाना है इन बच्चों को, अलग कभी भी मत करिएगा इन बच्चों को। टीचर को एक सपोर्टिव बनना है, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि टीचर ने एक मेथड सीख लिया तो वो उसी से पढ़ाई जा रही है। मेथड बदलते रहते हैं क्योंकि बच्चे बदलते रहते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट बदलता रहता है, इसलिए टीचर को भी अपने मेथड बदलते रहना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए क्योंकि अगर आप इन दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हो, तो आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप बच्चों को कैसे डील करोगे? पनिशमेंट कभी नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव रिफोर्समेंट देना है कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आप और अच्छा कर सकते हो। इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करना है। तो आपने देखा होगा कि ये जो पूरा वीडियो है, अगर आपने पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा, आप इसको 2 बार देखिएगा, आपकी पूरी पेडागॉजी इससे कवर हो जाएगी। जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इधर-उधर के रह गए होंगे, 2 से 5 नंबर के वही रह गए होंगे, बाकी मैंने 30 में से समझिए 22 नंबर का इससे कवर कर दिया है। मुझे नॉलेज है सीटेट के पेपर का, इसीलिए मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पूरा वीडियो देख लीजिए।